शुक्ला ने बिक्रम सिंह के कत्ल का मंसूबा सोचा हुआ था और मैं शुक्ला की जिंदगी के दर पे था, जबकि मुकद्दर बनाने वाला फैसला कर चुका था कि किसकी चाल ने कामयाब होना है। हम श्रीपति आर्केड की 45वीं मंजिल पर थे। धीरेन्द्र शुक्ला के घर में तकरीब का आगाज हो चुका था। लॉरा ब्राउन ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें मतलूबा कुर्सी पर राइफल फिक्स कर देती हूँ, बस हवा का ख्याल रखना है कि तेज हो जाए तो डिफ्लेक्शन में मुनासिब तब्दीली कर देना, यकीनन तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। उसने उम्मीद भरे लहजे में तस्दीक चाही। मैंने एतमाद जाहिर किया, फिक्र न करें मैडम। मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए उसने लकड़ी की मेज खिड़की के सामने रखी और SR1 को जोड़ने लगी। मैं भी हाथ बटाने को करीब हो गया। मेरे तेजी से चलते हुए हाथ देखकर उसके होंठों पर मध्यम तबस्सुम उभरा। कभी कभी लगता है कि तुम बहुत पहले से ये जानते हो। मैं जल्दी से बोला, आपने सिखाया ही इतने उम्दा तरीके से है कि कोई इश्काल बाकी नहीं रहा। वो खिलखिलाकर हंसी। तुम्हारी वजाहतें मेरे शुकूक को मजीद पुख्ता कर देती हैं। मैंने ताज्जुब जाहिर किया, कैसा शक? वो बोली, यही कि तुम पहले से स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल जानते हो। मैंने मुंह बनाया और आपसे छुपाने की वजह? बोली, यही कुरेद तो मुझे भी है। वो हार मानने पर तैयार नहीं थी। मैंने टेलीस्कोप साइट लगाकर घुटने कालीन पर टेके और SR1 का बट कंधे में फंसा लिया। शुक्ला की कोठी का मंजर धम से मेरी आंखों के सामने आ गया। बहुत सारे मुलाजिम बंदोबस्ती कार्रवाइयों में मसरूफ थे। लॉरा ने लेजर रेंज फाइंडर से हदफ का फासला नापा, 1475। फासला बताकर उसने जाविया पैमा उठा लिया। राइफल का बट मेरे कंधे में होने की वजह से उठ गया था और बैरल का रुख हदफ की तरफ था। जाविया पैमा से उसने पस्ती का जाविया देखा और कैलकुलेटर पर उंगलियां मारकर मुझे एलिवेशन बता दी। एलिवेशन नॉब घुमाकर मैं मतलूबा रेंज लगाने लगा। खिड़की से हाथ निकालकर वो विंड मीटर से हवा की रफ्तार नापने लगी, 5 किलोमीटर। उसने फी घंटा हवा की रफ्तार बताई, जो इतनी कम थी कि डिफ्लेक्शन रीडिंग पर कोई असर नहीं डाल रही थी। एलिवेशन का जायजा लेकर उसने मुझे पीछे होने का इशारा किया और खुद राइफल के पीछे बैठकर शिस्त साधने लगी। मुतमईन होकर उसने बट मेज पर रखा और जाने के इरादे से खड़ी हो गई। मेहमानों की आमद शुरू है। घंटे आध घंटे तक मिस्टर बिक्रम सिंह पहुंच जाएगा। तेजी दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, खूब इत्मीनान और सुकून से ट्रिगर दबाना। मैंने एतमाद जाहिर किया, बेफिक्र रहे मैडम। वो फिर बोली, न जाने ये ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बड़ी आसानी से ये कर लोगे, और इस वजाहत की जरूरत तो यकीनन नहीं होगी कि मिस्टर बिक्रम सिंह की मौत मेरे लिए निहायत जरूरी है। मैंने कहा, उस्ताद को अपने शागिर्द पर एतमाद होना चाहिए। वो बोली, तुम्हारी कामयाबी मेरे लिए बड़े मानी रखती है, और सच कहूँ तो मेरी उंगली सैकड़ों बार ट्रिगर दबाकर कईयों की जान ले चुकी है, मगर इस कत्ल पर मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं हो रहा, तभी जा रही हूँ, वरना ये निहायत आसान हदफ था। मैंने तसल्ली दी, कहा ना ये मुझ पर छोड़ दें। वो बोली, मिस्टर गुप्ता ने तुम्हें कितना मुआवजा देने का वादा किया है? मैंने कहा, 5 लाख। उसने फराख दिली से ऐलान किया, कामयाब हो जाओ इतनी ही रकम मैं भी दूंगी। उसकी एहतियात की ताकीद और इनाम की तरगीब पर मेरे मुंह से नादानिस्तगी में निकला, अगर इनाम में डेट पर जाने का वादा भी शामिल हो जाए तो 100% कामयाबी की जमानत देता हूँ। ऐसा मैंने बतौर मजाह और शरारत कहा था, वरना मुझे उसके मसाइल से कोई गरज नहीं थी। न बिक्रम सिंह पर गोली चलाकर मैं हिमाकत का सबूत दे सकता था। मेरा हदफ रणधीर शुक्ला का मनहूस वजूद था और उसकी हलाकत के बाद मैंने वक्ती तौर पर गायब होना था। जो ही मामला ठंडा होता, परमान सारी को उसकी मर्जी से या जबरदस्ती पाकिस्तान ले जाना था। एकदम उसके चेहरे पर तहय्युर उभरा, आंखों में गहरे शक की परछाइयां नमूदार हुई। मुझे लगा तीर कमान से निकल चुका है। अफगानिस्तान में वायरलेस पर बात करते हुए मैं उसे कई बार डेट पर जाने का कह चुका था और अंदाज भी बेअनी ही यही हुआ करता था, शरारती और मजाहिया। उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज बरामद हुई, कौन हो तुम? जवाब देने से पहले दरवाजे पर आहट सुनाई थी। मैं उस जानिब मुतवज्जे हुआ। दरवाजे में चाबी घूमने की आवाज के साथ एकदम दरवाजा खुला और 4 अफराद दंदनाते हुए अंदर आए। तमाम के हाथों में क्लैशनकोफे थी जिन पर रेड डॉट साइट लगी थी। रेड डॉट ऐसी साइट है जो फायरर को निशाना साधने में बेहद सहूलत देती है। उसका सुर्ख नुक्ता हदफ से मिलाकर ट्रिगर दबा दो, गोली जाया नहीं जाती। करख्त लहजे में कहा गया, जरा सी हरकत पर बदन में इतने सुराख होंगे कि शुमार मुमकिन न होगा। गो अल्फाज लॉरा की समझ में नहीं आए थे कि हिंदी में धमकाया गया था, लेकिन क्लैशनकोफों के खौफनाक धाने और उनका अंदाज सब कुछ बावर करवाने को काफी था। लॉरा ने दबंग अंदाज इख्तियार किया, ये क्या बेहूदगी है। 5वें शख्स ने कमरे में कदम धरते हुए अंग्रेजी जबान में हिदायत जारी की, बेबी, हुक्म की तामील तुम्हें बहुत सी अजियतों से बचा सकती है। उसका मनहूस लहजा और नापसंदीदा सूरत मेरे लिए अजनबी नहीं थी। वो रॉ का खुसूसी एजेंट करण चावला था। उसे देखते ही मेरे बदन में चूंटियां रेंगने लगी।
लौरा फीके लहजे में बोली, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी और परेशानी फैल गई। करण चावला इस्तेहज़ाई लहजे में बोला, हमारी गलत फहमी दूर करने को तुम्हें काफी वक्त दिया जाएगा। लौरा हकलाई, मुझे फांसा जा रहा है। वो बोला, नहीं बेबी, तुम फंस चुकी हो। इत्मीनान भरे लहजे में कहते हुए वो लौरा के करीब हुआ। उसके हाथ में प्लास्टिक की मखसूस हथकड़ी थी। मुझे लगा उसने गलती की है, क्योंकि वो अपने आदमी और लौरा के दरमियान आ गया था। इस मौके से फायदा न उठाना हिमाकत होती। लौरा जैसी स्नाइपर जो अमली जिंदगी में रगड़ा खा चुकी हो, उससे बैद था कि फरार की कोशिश न करती। मैं भी हरकत में आने को तैयार हो गया था। एक बार मेरे हाथ की रसाई अपने पिस्तौल तक हो जाती, उसके बाद बाजी पलटना मुश्किल न रहता। करण के करीब होते ही हस्ब तवक्को लौरा ने हमला करने की कोशिश की। मैं बस एकदम चौकस हो गया था। लौरा की हरकत के साथ मेरे बाजू नीचे हुए, लेकिन इससे पहले कि मेरा हाथ होल्स्टर तक पहुंच पाता, लौरा हवा में उड़ते हुए मुझसे आ टकराई। करण ने उसे घुमाकर मेरी तरफ फेंका। हम दोनों गिर गए थे। वो इस्तेहज़ाई अंदाज में बोला, शायद तुम्हें मालूम नहीं, करण चावला इन शोबदों से मुतासिर होने वालों में से नहीं। हमारे संभलने से पहले क्लैशनकोफ की बैरल हमारी गर्दन तक आ चुकी थी। 2 आदमियों ने हमें जद में लिए रखा, जबकि 2 तलाशी लेने लगे। लौरा की तलाशी लेने वाले ने जरा भी रियायत नहीं बरती थी, बल्कि कुछ ज्यादा ही बारीक बीनी का मुजाहरा किया था। लौरा के गिरबान से एक छोटा सा पिस्तौल बरामद हुआ। मेरा ग्लॉक भी उनके कब्जे में आ गया था। कलाई की घड़ी के अलावा उन्होंने मेरे पास कुछ न छोड़ा। घड़ी के बच जाने पर मैंने सुकून का सांस लिया था कि वो घड़ी ममता दीदी की निशानी थी, जो उन्होंने बतौर राखी मेरी कलाई पर बांधी थी। गो मुसलमानों में राखी बांधने का रिवाज नहीं और ना मेरा उस पर यकीन है, लेकिन इस रस्म के पीछे जो पाकीज़ा मुक़द्दस मोहब्बत का एहसास पिन्हा था, उसका कोई बदल नहीं। हमारे हाथ पुश्त पर जकड़ दिए गए। उसने शहादत की उंगली से मेरी ठोड़ी उठाई। क्या हाल है संदीप चोपड़ा? मैंने कहा, सर गलती हो गई, क्षमा कर दें। मैंने गिड़गिड़ाने में तेजी दिखाई कि मौजूदा रूप इसी आजिज़ी का मुतकाजी था। करण चावला ने कहकहा बुलंद किया, तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी थी, क्या बकरी की तरह मैं शुरू कर दी? मैंने कहा, सर मैं लालच में आ गया था। उसका मानी खेज अंदाज अजब लगने के बावजूद मैं अदाकारी पर तुला रहा। वो बोला, किसको निशाना बनाने का इरादा था? वो नपे तुले कदम रखता हुआ SR1 के करीब पहुंचा और टेलीस्कोप साइट से आंख लगा ली। हम चुप रहे। जायजा लेकर वो दोबारा मेरे सामने आया। शुक्ला साहब की कोठी तक कितना फासला है? मैं धीरे से बोला, 1500 मीटर। उसने मानी खेज लहजे में कहा, और तुम तो 2 किलोमीटर तक निशाना बनाने की अहलियत रखते हो। मेरे चेहरे पर हैरानी नमूदार हुई। उसका तंजिया और इस्तेहज़ाई लहजा और लौरा से ज्यादा मुझे अहमियत देना हैरान करने वाला था। उसने लम्हा भर तौक़ुफ़ करके जवाब का इंतजार किया और फिर मेरे सर पर बम फोड़ा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ राजा ज़ीशान हैदर? मैं नकली शनाख्त पर बज़िद रहा। आपको गलत फहमी हुई है, मेरा नाम संदीप चोपड़ा है। वो बोला, मुझे गलत फहमी हो सकती है, श्रीकांत को नहीं। श्रीकांत वो स्नाइपर था जो अमेरिका में कोर्स के दौरान सरदार की गोली से जख्मी हुआ था। मेरी आंखों में बेचैनी उभरी। करण चावला जहरखंद हुआ। सही सोच रहे हो, तुम इब्तिदा ही से हमारी नजर में थे। मुझे तभी महसूस हो गया था कि बेड के नीचे कोई नर्कवासी छुपा है। बस कुछ सोच कर मोहलत दी थी। वो लौरा को मुखातिब हुआ, बेबी तुम क्यों इस कमीने को मुसलसल घूर रही हो? ये बुज़दिल पाकिस्तानी जासूस मुझसे खूबसूरत तो नहीं? यकीनन उसे लौरा के घूरने का अंदाजा नहीं था। वो बोली, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे जाने दो वरना जवाबदही तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। करण मुतबस्सम हुआ। मुल्क के सिपह सालार के कत्ल की मंसूबाबंदी करना और स्नाइपर राइफल के साथ यूं रंगे हाथों गिरफ्तार होना कि राइफल आर्मी चीफ की कुर्सी पर फिक्स की गई हो, तुम्हारी नजर में कोई जुर्म नहीं है। वो बोली, ये साबित करना आसान नहीं होगा। मैं इंडिया में राइफल का सौदा करने आई हूँ और बस। करण चावला उसकी बरहमी पर महसूस हुआ। तो यहाँ क्या कर रही थी? लौरा पहले झटके से संभल गई थी। बोली, मिस्टर गुप्ता ने बुलवाया था। वो बोला, पाकिस्तानी जासूस की मदद करना तुम्हारी मुश्किलात कितनी बढ़ा चुकी है, इसका अंदाजा तुम्हारी सोच से बैद है। लौरा मुझे पहचानने से मुकर गई। मैं इसे नहीं जानती। करण मानी खेज मुस्कुराहट से बोला, तो तरबियत क्यों दे रही थी? वो इनकार पर डटी रही। कोई सबूत? वो इत्मीनान से बोला, बहुत सारे हैं। फिर अपने आदमियों को हिदायत दी, भागने वाले की लाश पाकर भी तुमसे बाज पुर्स नहीं होगी, मगर कोई निकल गया तो जिम्मेदार की जान भी जरूर निकलेगी। लौरा जान छुड़ाने की कोशिश में लगी रही। मिस्टर करण, यकीनन तुम गलती कर रहे हो।
وہ بولا غلطی تو تم کر چکی ہو بیبی، اب خمیازہ بھگتو، اور یہ غلط فہمی بھی دل سے نکال دو کہ شکلا صاحب تمہاری مدد کر پائیں گے۔ لورا ہار ماننے پر تیار نہ تھی، بولی پچھتاؤ گے تم۔ کرن نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں لے جانے کا کہا، بولا شاید ایسا موقع پھر نہ آئے۔ مجھے کلیشنکوف کی بیرل سے ٹہوکا دیا گیا، چلو یہی حرکت لورا کے ساتھ بھی دہرائی گئی۔ کرن چاولہ مجھے بھی انگریزی ہی میں مخاطب کرتا رہا، انداز سے لگا کہ وہ میرے بارے میں کافی کچھ جانتا تھا۔ اس کا نڈر چہرہ، بے خوف انداز، ذہانت اور مکاری سے لبریز آنکھیں، سڈول جسم، چوکس پن اور بات چیت واضح کر رہی تھی کہ وہ نہایت سخت حریف ثابت ہونے والا ہے۔ تحمل اور ٹھنڈا لہجہ اضافی خوبیاں تھیں۔ بھڑکے مارنے کی بجائے وہ سلجھی ہوئی گفتگو کر رہا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی لورا نے توپوں کا رخ میری جانب موڑا تو میرا شک صحیح تھا۔ میں ڈھٹائی سے بولا، مجھے تمہارے شک کے بارے میں جاننے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میری پیٹھ میں کلیشنکوف کی بیرل چبھ ہوئی گئی۔ بوتھا بند رکھو۔ میں نے چپ سادھ لی کہ بعید نہیں تھا کہ وہ مار کٹائی پر اتر آتے۔ حدود سے تجاوز کرنا قیدیوں کے لیے باعث نقصان ہوتا ہے۔ لورا نے تصدیق چاہی، تو تم نک کے قاتل ہو نا؟ آواز اور انداز کی مماثلت تو اسے پہلے ہی کھٹک رہی تھی۔ اب میرا پاکستانی ہونا اور 2 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے چپ رہنے میں عافیت سمجھی۔ اس کا نک اگر میرے ہاتھوں قتل ہوا تھا تو میرے ہاں کھانے کی دعوت پر نہیں آیا تھا کہ مجھے شرمندگی ہوتی۔ وہ میری تاڑ میں تھا۔ اگر اس کا داؤ کامیاب ہو جاتا تو آج میں آن جہانی ہوتا۔ کرن چاولہ باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ ہمیں لفٹ کے پاس لائے۔ چاروں نہایت چوکس اور محتاط تھے۔ لورا چلتے ہوئے بھی کڑی نظروں سے مجھے گھورتی رہی۔ گزشتہ دنوں میں مبتدی بن کر سنائپنگ سیکھتا رہا، حالانکہ وہ اچھی طرح واقف تھی کہ میں اس سے اچھا سنائپر تھا، بلکہ نک کو قتل کر کے اس کا عملی ثبوت بھی پیش کر چکا تھا۔ اسے مسلسل گھورتے پا کر میں بولے بغیر نہ رہ سکا۔ یقین کرو تمہاری گرفتاری میں میرا ذرہ بھر قصور نہیں۔ اس نے دانت پیسے، تم نہایت ذلیل اور کمینے شخص ہو۔ میں نے تنزیہ ہنکارا بھرا، اس لیے کہ تمہیں زندہ چھوڑ دیا تھا۔ چاروں میں سے ایک نے مجھے پھر ٹوکا، تمہاری چونچ بند نہیں ہو سکتی، اور لفٹ کے بٹنوں سے چھیڑخانی کرنے لگا۔ ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ لفٹ نیچے جانے لگی۔ لورا میری بات کو خاطر میں نہیں لائی تھی، بولی میری وجہ سے تم نک پر نشانہ نہیں سادھ سکتے، تبھی مجھے دھوکے سے اٹھا دیا تھا نا۔ مجھے جھڑکنے والے نے اسے ڈانٹا، لڑکی تمہاری زبان کی کھجلی کیسے ختم ہوگی؟ لورا کو الفاظ نہیں تو لہجے اور انداز کو سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اسے اہمیت دیے بغیر میری طرف متوجہ رہی۔ تم نے بہت قیمتی اور بہترین سنائپر کو قتل کیا ہے، کم از کم۔ الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ تنبیہ کرنے والا طیش میں آ کر آگے بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر لفٹ کی دیوار سے لگا دیا۔ چھوکری، مجھے زبان بند کرنے کے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ لورا کا چہرہ غصے اور توہین کے زیر اثر لال ٹماٹر ہو گیا۔ مجھ سے حماقت سرزد ہوئی اور بے ساختہ بول پڑا، آپ کو ایک لڑکی کے ساتھ ایسا برتاؤ زیب نہیں دیتا۔ لورا کو چھوڑ کر وہ مجھ پر پل پڑا۔ 3 زناٹے دار تھپڑ مار کر مجھے گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑا، تم مجھے اخلاقیات سکھاؤ گے؟ میں ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ کمظرف دشمن سے اچھائی کی توقع کرنا ابس تھا۔ لفٹ کی حرکت رکنے پر میری خلاصی ہو پائی۔ دروازے کی طرف دھکا دے کر اس نے میری تشریف پر لات رسید کی۔ میں بمشکل گرنے سے بچا تھا۔ اپنی بے عزتی اور میری ٹھکائی کروا کر لورا براؤن کے منہ پر بھی ڈھکن لگ گیا تھا۔ ہمیں لیے وہ پارکنگ میں پہنچے جہاں کالے شیشوں والی ویگن کھڑی تھی۔ اندر بٹھا کر انہوں نے ہمارے سروں پر موٹے کپڑے کے نقاب چڑھائے، یوں کہ کچھ بھی نظر آنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ہلکے سے جھٹکے سے ویگن آگے بڑھی اور نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہم گھنٹہ بھر سفر میں رہے۔ اس دوران ٹریفک کا آواز، ہارن کا شور، انسانوں کی چیخ و پکار تسلسل سے ہماری سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ ویگن رکی اور لوہے کا بھاری دروازہ کھلنے کی آواز ابھری۔ ویگن آگے بڑھی، ہلکی سی چڑھائی کے بعد تھوڑا سا رینگی اور دوبارہ رک گئی۔ کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹا۔ میرا گھٹنا بری طرح سیٹ سے ٹکرایا تھا۔ ایسا ہی کچھ لورا کے ساتھ بھی ہوا تھا، کیونکہ اس کا زوردار انداز میں وحشی جانور کہنا میری سماعتوں تک پہنچ گیا تھا۔ بیچاری کو دوہری اذیت کا سامنا تھا۔ ایک جوان عورت جو خوبصورت بھی ہو، اسے قیدی بننے کے بعد کیا کچھ سہنا پڑتا ہے، اس کا اندازہ کرنے کو زیادہ عقل مند ہونا نہیں، صرف بالغ ہونا کافی ہے۔ اور جب قید کرنے والے اخلاقی اقدار اور شرم و حیا کے تقاضوں سے ناواقف ہوں، تب تو تبصرے کی گنجائش نہیں رہتی۔ لورا نے جھلائے ہوئے لہجے میں احتجاج کیا، تمہیں بدتمیزی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یقیناً کسی کمظرف شودے نے ہاتھوں کی آوارگی سے اپنی غلیظ سوچوں کو اجاگر کیا تھا۔ ہلکے سے قہقہے کے ساتھ مکروہ ارادہ ظاہر ہوا، جو یقیناً لورا کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ ہندی میں کیا گیا تھا۔ کتی کے بچے، غلیظ سور۔ لورا کے ہونٹوں سے مغلظات نکلیں۔
जो जाहिर कर रही थी कि वो फराख दिली से ओबाश फितरत का मुजाहरा कर रहे थे। मुझे लॉरा ब्राउन से हमदर्दी महसूस हुई। धीरेंद्र शुक्ला जैसे बड़े शख्स को धुतकारने वाली निचले दर्जे के मुलाजिमों में फंस गई थी। गो उनका हौसला दस्तराजी से आगे न बढ़ता, मगर ऐसी घटिया हरकतों को बर्दाश्त करना भी तो किसी औरत के लिए कारे दारद होता है, और उनके बड़ों को तो यकीनन कोई रोक टोक नहीं होना थी। 2-3 मोड़ मुड़कर हमें सीढ़ियां उतरना पड़ी। एहतियात से कदम लेते हुए मैं सीढ़ियां गिनता रहा। 12 कदम के बाद हमवार फर्श शुरू हो गया था। 10-15 कदमों के बाद हमें रुकने की हिदायत मिली। ताले में चाबी घूमी और दरवाजा खुलने की आवाज उभरी। किसी ने मेरी हथकड़ी खोलकर सर से गिलाफ हटाया। उसके साथ ही दरवाजा बंद हुआ। मेरी आंखों के सामने करीबन 6 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा कमरा था, जिसके एक कोने में 3 मुरब्बा फुट का 5 फुट बुलंद बैतुल खला बना था। बाकी कमरा हर किस्म के साजो सामान से आरी था। मैं पीछे मुड़ा। दाखिली दरवाजा हवालात की तरह लोहे की मजबूत सलाखों का बना था और पूरी दीवार जितना चौड़ा था। मेरे सेल के सामने ही लॉरा का सेल था। दोनों कोठरियां एक ही हजम, साख्त और हैयत की थी। दरमियान में 3 फुट की गली थी, जो इतनी चौड़ी थी कि हम सलाखों से हाथ निकालकर एक दूसरे को बाआसानी छू सकते थे। वो मुझे घूर रही थी। भूरी आंखों में फिक्रमंदी और तशवीश उसकी अंदरूनी हालत का पता बता रही थी। हमें लाने वाले वापस जा चुके थे। वो चंद लम्हे साकित खड़ी रही और फिर सलाखों के करीब कमरे की दाहिनी दीवार से टेक लगाकर पांव पसारते हुए मुस्तफसिर हुई। मुझे फांसने की साजिश में तुम भी शरीक थे। मैं हंसा। मोहतरमा, फांसा मुझे भी गया है। उसकी नजरें कमरे की छत से मेरे चेहरे पर मुंतकिल हुईं। तो तुम SS हो? मैंने नफी में सर हिलाया। मेरा नाम राजा ज़ीशान हैदर है। वो बोली, मेजर जेनिफर हिंटसले से तुम्हारी बाबत काफी मालूमात मिली थी। मैंने कहा, हाँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है। वो मानी खेज अंदाज में बोली, सिर्फ दोस्त? मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, ऐसी मुखलिस दोस्त जिस पर मैं आंखें बंद करके एतबार कर सकता हूँ, जिसके मेरी जात पर कई एहसान हैं और जो मुझे उतनी ही प्यारी है जितना किसी को महबूबा हो सकती है। वो बोली, तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा था, हालांकि तुम्हारे निशाने पर थी मैं? ये सवाल उसने मुझसे तब भी पूछा था जब मैं निक को ठिकाने लगा चुका था, बल्कि बकौल जैनी मेरा ये फेल लॉरा के नजदीक किसी खास एहसास के ताबे था, क्योंकि तुम पर गोली न चलाने का वादा कर चुका था और एक मुसलमान को वादा खिलाफी जेब नहीं देती। उसने इंकिशाफ करते हुए कहा, मुझे तुमसे नफरत है। मैंने सफाई दी, क्या लगता है मैं निक को छोड़ देता तो मौका मिलने पर वो भी फराख दिली का मुजाहरा कर पाता? वो बोली, ये फलसफा मेरे दिल से तुम्हारी नफरत का ग्राफ कम नहीं कर सकता। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी नफरत से मसला है, ना मोहब्बत से गरज। इत्तेफाकन एक कश्ती में सवार होने का मतलब ये नहीं कि हमारी मंजिल भी एक ही है। उसने इरादा जाहिर किया, जब भी मौका मिला मैं निक की मौत का बदला जरूर लूंगी। मैंने कहा, कोई और बात करो। बेपरवाही जाहिर करते हुए मैंने भी दीवार से टेक लगाई और पांव पसार लिए। वो बरहम हुई। मेरी धमकी तुम्हें गीदड़ भभकी लग रही है। मैंने उसे मौजूदा सूरत हाल की तरफ मुतवज्जे किया। तुम्हारे साथ आखिर क्या मजबूरी थी कि इस दलदल में गर्दन फंसा ली? वो तानाजन हुई। तुम्हें मेरी फिक्र में दुबला होने की जरूरत नहीं, शायद लिफ्ट में तबीयत साफ नहीं हुई थी। मैंने अगला सवाल किया, तुमने फौज की नौकरी क्यों छोड़ी? उसने दांत पीसे, ताकि तुम्हें ढूंढ कर ठिकाने लगा सकूं। मैंने हंसते हुए कहा, ढूंढा तो तुम्हें मैंने है, बल्कि अपना उस्ताद भी बना लिया। उसने मुंह बनाया, तरबियत की शुरुआत से जानती थी कि तुम स्नाइपर हो। मैंने ताना कसा, चल झूठी। बोली, बकवास बंद करो। मैंने कहा, ठीक है मैडम, अब झगड़ा छोड़ो और इस सूरत हाल से निकलने का सोचो। उसकी सुई बदले पर अटकी हुई थी। बोली, तुम्हें छोड़ूंगी तो नहीं। मैं शरारत से बोला, कौन कमबख्त चाहेगा कि तुम जैसी लड़की उसे छोड़ दे? बोली, मौका मिलने की देर है, फिर अपना हशर देखना। मैंने कहा, समझता था तुम्हें सिर्फ गालियां बकने में महारत है, आज पता चला कि धमकियां देने में भी सानी नहीं रखती। उसने दांत पीसे, ये तो वक्त बताएगा। मैं बेजारी से बोला, अच्छा, जितनी धमकियां याद हैं एक साथ उगल दो ताकि उसके बाद काम की बात कर सकें। उसने आंखें बंद करके खामोशी साध ली। मैं भी सोच में खो गया।